नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा अपना YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के 5th यूनिट से। क्लास 12 बायोलॉजी के 5th यूनिट और आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या या पॉपुलेशन। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जनसंख्या है क्या। जनसंख्या अगर इसके शब्द पर जाएं तो ये लैटिन भाषा के शब्द पॉपुलस से मिलकर बना हुआ है और पॉपुलस का अर्थ होता है लोग या पीपुल। पॉपुलस शब्द का अर्थ क्या होता है? लोग या पीपुल। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड डेमोग्राफी। देखिए, पॉपुलेशन का जो अध्ययन है वो डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जनसंख्या वास्तव में है क्या। हमने क्या देखा भाई कि ये लैटिन भाषा के पॉपुलर शब्द का से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है लोग। अर्थात अब देखिए, लोग मतलब मानव की जनसंख्या से, मानव जनसंख्या से इसका तात्पर्य लिया, लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अर्थ अलग होता है। तो क्या होता है अलग? तो ये देखिए कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में पाए जाने वाली एक ही जाति के समस्त सदस्यों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में पाए जाने वाली एक ही जाति के समस्त सदस्यों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान के चलिए ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र है और एक पर्टिकुलर समय में यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है। हमने इसको अलग अलग सिंबॉलिक रूप में कर लिया है। मान के चलिए इसको हमने फ्रॉग ले लिया। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये क्या है? फिश है। अब यहाँ पर फ्रॉग की बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर टाइम है और यहाँ पर फ्रॉग पाया जा रहा है। ठीक है, फ्रॉग की पर्टिकुलर कोई स्पीसीज पाई जा रही है, तो इस स्पीसीज की कुल संख्या ही यहाँ की क्या कहलाएगी? जनसंख्या कहलाएगी। या मछलियों की एक पर्टिकुलर जो एक स्पीसीज है उसकी कुल संख्या यहाँ की क्या कहलाएगी? जनसंख्या कहलाएगी। तो हमने क्या कहा कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में पाई जाने वाली एक ही जाति के समस्त सदस्यों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। और जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है, जनसांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, माल्थस ने डेमोग्राफी पर, जनसंख्या पर एक निबंध लिखा था, इसी कारण से इनको फादर ऑफ डेमोग्राफी भी कहा जाता है। फादर ऑफ डेमोग्राफी किसे कहा जाता है? माल्थस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जनसंख्या पर एक अपना विस्तृत रूप से निबंध लिखा था, ऐसे लिखा था। आगे चले, देखिए जो पॉपुलेशन और वातावरण होता है उसके बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। समष्टि एवं वातावरण के अंतर संबंधों का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली, पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जनसंख्या है उसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। फर्स्ट, मोनोस्पीसीज पॉपुलेशन। मोनोस्पीसीज पॉपुलेशन का मतलब क्या है? मोनो मतलब एक, जब या एक जाति जनसंख्या। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जब एक ही जाति के जीवों की जनसंख्या है तब इस जनसंख्या को हम मोनोस्पीसीज पॉपुलेशन या एक जातीय जनसंख्या कहते हैं। लेकिन यदि वहां पर बहुत सारी जातियां हैं तब ऐसी अवस्था में वो क्या कहलाएगी? पॉलीस्पीसीज पॉपुलेशन कहलाएगी, बहुजातीय जनसंख्या कहलाएगी। जनरली इसको हम जो है वो कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? कम्युनिटी के नाम से इसको जानते हैं। चलिए, तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया कि पॉलीस्पीसीज पॉपुलेशन क्या है, मोनोस्पीसीज पॉपुलेशन क्या है। अब देखें, एक बात समझना पड़ेगा आपको। वो क्या? वो बात ये कि किसी भी पर्टिकुलर जनसंख्या की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है और ये विशिष्ट पहचान उसकी संरचना, उसके संगठन से आती है। भाई किसी भी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की पहचान क्या होती है? उसके संगठन से होती है, उसकी संरचना से होती है और संगठन और संरचना के कारण इसमें कुछ विशिष्ट लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से विशिष्ट लक्षण है तो उनकी बात करें तो हम देखते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं और इन लक्षणों में कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है जनसंख्या घनत्व, दूसरा है जन्म दर, तीसरा है मृत्यु दर, चौथा है वयस्क वितरण, पांचवा है जीवी विभाव, छठवां है वृद्धि स्वरूप,
सातवां है समष्टि साम्यावस्था, आठवां है समष्टि परिक्षेपण, 9th है समष्टि उच्चवचन। अब इनकी एक एक पर्टिकुलर की हम बात करेंगे। तो मैंने किन किन लक्षणों की बात किया? सबसे फर्स्ट बात किया जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी, दूसरा जन्म दर या नेटेलिटी या इसको हम बर्थ रेट भी कहते हैं, मृत्यु दर जिसको हम मॉर्टेलिटी या डेथ रेट भी कहते हैं, वयस वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन या वायु वितरण, जीवी विभाव या जिसको हम बायोटिक पोटेंशियल भी कह रहे हैं, वृद्धि स्वरूप, ग्रोथ पैटर्न, इवन हमने और देखा था समष्टि साम्यावस्था या पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, समष्टि परिक्षेपण, पॉपुलेशन डिस्पर्शन, इसके अलावा समष्टि उच्चवचन या पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। तो चलिए इन सभी लक्षणों पर हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले ले रहे हैं जनसंख्या घनत्व। तो यहां पर देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल या आयतन में उपस्थित जीवों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और हम जनसंख्या घनत्व को D = N/S के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? D = N/S के द्वारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर D से क्या तात्पर्य हो गया? डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। N = जीवों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर। और S का मतलब है यूनिट या क्षेत्रफल की संख्या। तो पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में आई आपको कि प्रति इकाई क्षेत्रफल या आयतन में उपस्थित जीवों की औसत संख्या ही क्या कहलाती है? वहां की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। देखिए किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या घनत्व है उसको दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपरिष्कृत या अशोधित जनसंख्या घनत्व और दूसरा है पारिस्थितिक घनत्व, क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी। अब दोनों के बीच में क्या अंतर है, इस अंतर को हमको समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, एक उसका अपना एरिया है और वहां पर किसी पॉपुलेशन की कितनी संख्या पाई जाती है उससे हम समझते हैं। तो देखिए कि एक दो एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिखा कि 200 हिरण एक वर्गमील क्षेत्र में रह रहे हैं। 200 हिरण एक वर्गमील क्षेत्र में रह रहे हैं, परंतु उनके निवास के लिए आधा वर्गमील क्षेत्र ही उपलब्ध है। चलिए अब हम बात करते हैं जन्म दर की, या जिसे हम बर्थ रेट कहते हैं। तो किसी पॉपुलेशन की बर्थ रेट क्या होती है उस चीज को अपने को समझना है। तो देखिए एक इकाई समय में किसी जनसंख्या में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या ही वहां की जन्म दर कहलाती है। एक इकाई समय में किसी जनसंख्या में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या वहां की जन्म दर कहलाती है। तो हमने उसको किस प्रकार से देखा कि इकाई समय में किसी समष्टि द्वारा उत्पन्न जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। किसी समष्टि की जो जन्म दर है उसे 100 या 1000 की संख्या में ज्ञात किया जाता है। तो जन्म दर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? जन्म दर को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए जन्म दर बराबर जन्म लिए जीवों की संख्या बटे समय। चूंकि इसको हम 100 या 1000 के द्वारा ज्ञात करते हैं तो इस कारण से हम यहाँ पर 1000 भी या 100 लिख सकते हैं। तो जन्म दर बराबर क्या हो गया भाई? जन्म लिए जीवों की संख्या बटे 100 गुणित 1000। ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन की जन्म दर जो है वो दो प्रकार की होती है, अधिकतम जन्म दर और वास्तविक जन्म दर। अधिकतम जन्म दर और वास्तविक जन्म दर। अब अधिकतम जन्म दर क्या है और वास्तविक जन्म दर क्या है उसको समझ ले। मैक्सिमम नेटिलिटी से तात्पर्य है कि इकाई समय में जन्म लेने वाले जीवों की अधिकतम संख्या, इकाई समय में या एक पर्टिकुलर टाइम में जन्म लेने वाले अधिकतम जीवों की संख्या। ठीक है। इसको हम B = del m अपॉन del t के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। B का तो अर्थ आपको मालूम हो गया होगा कि मैक्सिमम नेटिलिटी, अधिकतम जन्म दर। डेल क्या है भाई? डेल है परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन जो है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रारंभिक समय में जीवों की संख्या। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? प्रारंभिक समय में
जीवों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पर अगर हम स्मॉल एन की बात करें तो जन्म लेने वाले नए जीवों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, नए जीवों की संख्या को। वहीं पर अगर आप टी देखिए तो टी क्या है भाई, यहां पर टी समय है। तो आपने क्या देखा, अधिकतम जन्म दर का समय क्या है कि इकाई समय में जन्म लेने वाले जीवों की जो अधिकतम संख्या है वो अधिकतम जन्म दर कहलाती है। वहीं वास्तविक जन्म दर का क्या मतलब है, देखिए एक निश्चित समय में बहुत सारे जीव जन्म लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो सभी जीवित रह पाते, नहीं रह पाते, उनमें से कुछ मृत हो जाते हैं। तब ऐसी अवस्था में देखिए इकाई समय में जन्म लेने वाले जीवों की वास्तविक संख्या के योग को, जीवों की वास्तविक संख्या के योग को वास्तविक जन्म दर कहते हैं। और वास्तविक जन्म दर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b इज इक्वल टू डेल एल स्मॉल एन अपॉन एन डेल टी। अब यहाँ पर सारी चीजें आपको पता हो गई है कि b क्या है, ये वास्तविक जन्म दर को रिप्रेजेंट करता है। डेल किसको, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। एन किसे करता है, प्रारंभिक समय में जीवों की संख्या को। और स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जन्म लेने वाले नए जीवों की संख्या को। वहीं पर टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म दर क्या होती है। चलिए अब हम बात करते हैं मृत्यु दर की। मृत्यु दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर सेम वैसे ही होगा कि इकाई समय में किसी जनसंख्या में मरने वाले जीवों की संख्या मृत्यु दर या डेथ रेट कहलाती है। तो हमने क्या लिखा कि इकाई समय में किसी समष्टि में मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर को भी 100 या 1000 के रूप में निकाला जाएगा। तो मृत्यु दर बराबर मरने वाले जीवों की संख्या बटे समय गुणित 1000। या हम इसको ये कह सकते हैं कि किसी 1000 जनसंख्या में मरने वाले जीवों की संख्या, एक निश्चित समय में 1000 जनसंख्या में मरने वाले जीवों की संख्या वहां की मृत्यु दर कहलाती है। देखिए मृत्यु दर भी दो प्रकार से होती है, एक होती है न्यूनतम मृत्यु दर और दूसरी होती है वास्तविक मृत्यु दर। मृत्यु दर को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, न्यूनतम मृत्यु दर और दूसरी है वास्तविक मृत्यु दर। ठीक है, चलिए अब हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं चौथे टॉपिक पर, और चौथा है वयस वितरण। तो चौथा क्या है भाई, वयस वितरण, वयस या एज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात करें तो क्या पॉपुलेशन में एक ही प्रकार के एक ही उम्र के जीव पाए जाते हैं। मान के चलिए आप जहां पर रहते हैं वहां की जो जनसंख्या है, क्या एक ही उम्र के लोग वहां पर रहते हैं, नहीं, बल्कि अलग अलग आयु के लोग वहां पर रहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई, वयस वितरण या एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहां देखिए कि विभिन्न वयस या आयु वर्गों में समष्टि के जीवों की संख्या को वयस वितरण कहते हैं। किसी समष्टि में पाए जाने वाले अलग अलग आयु के जीवों की संख्या ही क्या कहलाती है, वयस वितरण कहलाती है। किसी भी पॉपुलेशन में जो वयस है या जो एज ग्रुप होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे फर्स्ट होता है प्री रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी प्रजनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात समझना पड़ेगा कि किसी पॉपुलेशन में वयस वर्गों के अगर हम ज्यामिति चित्रण करें तब हमको क्या प्राप्त होते हैं, पिरामिड प्राप्त होते हैं। और ये पिरामिड जो है उस जनसंख्या के ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी जनसंख्या जो है स्टेबल है, कौन सी बढ़ रही है, युवा जनसंख्या है, या कौन सी जो है डिक्रीजिंग जनसंख्या है। तो ये जो पिरामिड प्राप्त होते हैं, तो इस पिरामिड में हमको 3 प्रकार के पिरामिड प्राप्त होते हैं, यंग पॉपुलेशन पिरामिड, स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड और डिक्लिनिंग पॉपुलेशन पिरामिड। तो देखिए कैसे बनाया हमने इसको। तो हमने ले लिया है सबसे फर्स्ट तीनों आयु वर्ग को ले लिया है, सबसे नीचे की तरफ प्री रिप्रोडक्टिव को ले लिया है, मध्य में रिप्रोडक्टिव को ले लिया है और ऊपर की ओर पोस्ट रिप्रोडक्टिव को लिया है। तो जो हमको पहला पिरामिड प्राप्त हुआ जिसको हमने ए नाम दिया है, ये यंग पिरामिड है। और यंग पिरामिड क्या होता है भाई, कि ऐसा पिरामिड जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जीवों की संख्या अधिक होती है।
तो यहाँ पर ध्यान रखना, यंग पिरामिड से यंग पॉपुलेशन पिरामिड से तात्पर्य क्या है कि, या यंग पॉपुलेशन से तात्पर्य क्या है कि ऐसी पॉपुलेशन जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जीवों की संख्या अधिक होती है। दूसरा देखें, दूसरा अगर आप देखें बी, ये स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है लगभग समान होता है। ये एक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बायोटिक पोटेंशियल की, जीवी विभाव की। तो बायोटिक पोटेंशियल है क्या, उस चीज को समझे। तो किसी समष्टि में वयस वितरण के स्थायी होने पर, सभी पर्यावरणीय परिस्थितियां अनुकूल होने पर समष्टि के वृद्धि करने की संभावित क्षमता को जीवी विभाव या जननीय विभाव कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक क्लाइमेक्स कंडीशन स्थापित हो चुकी है एक पॉपुलेशन की, ये एक क्लाइमेक्स चरम अवस्था स्थापित हो चुकी है, और उसके बाद क्या उस पॉपुलेशन में ग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती, इसी को बायोटिक पोटेंशियल कहा जाता है या जननी विभाव कहा जाता है। किसी समष्टि का जीवी विभाव या वृद्धि करने की क्षमता उसके वास्तविक क्षमता से अधिक होती है, संभावना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसका प्रतिरोध पर्यावरण के द्वारा किया जाता है, और पर्यावरण के प्रतिरोध के कारण जो है वो जनसंख्या एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वृद्धि स्वरूप। वृद्धि स्वरूप या जिसको हम ग्रोथ पैटर्न कहते हैं, किसी पॉपुलेशन के वृद्धि करने के ढंग को, किसी पॉपुलेशन के वृद्धि करने के ढंग को हम वृद्धि स्वरूप या ग्रोथ पैटर्न कहते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है वो मुख्य रूप से दो ढंग से हो सकती है। फर्स्ट जे आकार के स्वरूप में, या फिर एस या सिग्माइड आकार के स्वरूप में। हम देखा जे आकार के स्वरूप में, और दूसरा क्या होता है एस आकार के स्वरूप में। तो जे आकार का स्वरूप क्या होता है उसको समझे। जब किसी पॉपुलेशन को, जब पर्यावरणीय दशाएं अनुकूल हो, तब ऐसी अवस्था में वो तेजी के साथ वृद्धि करती है, और एक निश्चित सीमा तक तेजी के साथ वृद्धि करती है, और वहां पर कुछ समय तक स्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन जैसी पर्यावरण दशाएं प्रतिकूल होती है, तुरंत ही वो नीचे की ओर गिर जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कोई कल्चर मीडिया हमने तैयार किया है, और वहां पर हम बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, तब ऐसी अवस्था में क्या होगा भाई, वहां पर पोषक पदार्थों की मात्रा एक निश्चित समय के लिए ज्यादा होगी, तब वो तेजी के साथ बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, कुछ समय तक स्टेबिलिटी रहेंगी, और सडनली वो नीचे गिर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तब इस प्रकार का जो ग्रोथ हमको प्राप्त होता है वो ग्रोथ जे आकार का होता है। अब दूसरी कंडीशन देखिए एस आकार का। देखिए एस आकार का जो ग्रोथ पैटर्न है वो तब प्राप्त होता है जब सारी की सारी कंडीशन, पर्यावरणीय जो दशाएं हैं वो सुचारू रूप से प्राप्त होती है। ये प्रारंभिक दशा में धीरे धीरे करके ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, जिससे कि ये एस आकार के पैटर्न के रूप में हमको दिखाई देता है। अधिकांश जनसंख्या में इसी प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। इस प्रकार का जो ग्राफ बनता है उसको हम सिग्माइड ग्राफ भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जीवों में जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो जे आकार का होता है, जबकि सामान्य जो जनसंख्या होती है उसमें एस आकार का ग्रोथ पैटर्न पाया जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं समष्टि साम्यावस्था की। साम्यावस्था का मतलब है एक स्टेबिलिटी का होना। देखिए किसी समष्टि के वृद्धि स्वरूप को देखने पर पता चलता है कि किसी नए क्षेत्र में पहुंचकर प्रत्येक समष्टि तेजी से वृद्धि करती है तथा चरम सीमा पर पहुंच जाती है, और लंबे समय तक चरम सीमा पर स्थिर रहती है या स्थिर रहने का प्रयास करती है। इसी ही समष्टि साम्यावस्था कहते हैं। देखिए समष्टि साम्यावस्था का मतलब आपने समझा होगा कि एक ऐसी अवस्था जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर समान होगी, ना जन्म दर ज्यादा होगी ना मृत्यु दर कम होगी। तो जब जन्म दर और मृत्यु दर समान हो जाती है तो वो जनसंख्या कैसी हो जाती है, साम्यावस्था में आती है, और इसी को हम बोलते हैं समष्टि साम्यावस्था। ठीक है। अब समष्टि साम्यावस्था के दौरान क्या होता है कि जो जनसंख्या है वो पर्यावरणीय कारकों से लगातार संघर्ष करती रहती है, और अगर उस संघर्ष में वो सफल हुई तो लंबे समय तक साम्यावस्था में बनी रहेगी। अगर असफल हुई तब ऐसी अवस्था में या तो कमी हो सकती है या फिर अधिक
हो सकती है जनसंख्या। तो इस प्रकार से समष्टि साम्यावस्था को हमने देखा। अब देखते हैं समष्टि परिक्षेपण। देखिए, एक पर्टिकुलर जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो कभी भी स्टेबल नहीं होती, कभी भी वो स्टेबल नहीं होती। कई जीव उस जनसंख्या को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, कई बार दूसरे जीव उस जगह पे आ जाते हैं। इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को जो है हम समष्टि परिक्षेपण या पॉपुलेशन डिस्पर्शन कहते हैं। इसको देखें कि जनसंख्या कभी भी स्थिर नहीं रहती है, जीव आवश्यकता अनुसार इससे बाहर जाते हैं या इसके अंदर आते रहते हैं, इसे ही समष्टि परिक्षेपण कहते हैं। देखिए, किसी भी समष्टि में मुख्य रूप से 3 प्रकार के परिक्षेपण की कंडीशन पाई जाती है। सबसे फर्स्ट देखिए, अप्रवास या इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब है जब कोई जीव एक समष्टि में प्रवेश करता है, तब हम इसको अप्रवास या इमिग्रेशन कहते हैं। इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। दूसरा है ई माइग्रेशन उत्प्रवासन या उत्प्रवासन का मतलब क्या है, जब कोई जीव अपनी मूल समष्टि को छोड़कर बाहर चले जाता है तब हम इसको बोलते हैं ई माइग्रेशन। इससे जनसंख्या में कमी आती है। तीसरा जो मुख्य रूप से है वो है प्रवासन या माइग्रेशन। जब कोई जीव किसी जनसंख्या को छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर जाता है और पुनः वापस लौट आता है तब इस प्रकार को हम माइग्रेशन कहते हैं। इससे कुछ समय के लिए जनसंख्या में कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है जनसंख्या वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। ठीक है। अब लेकिन कभी कभी कई जनसंख्या में एक और नई कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं रीमाइग्रेशन। रीमाइग्रेशन क्या है कि जब कोई जनसंख्या से कोई जीव बाहर चले जाता है तो उसकी एक पीढ़ी बाहर चले गई, लेकिन वहां पर नई पीढ़ी जब जन्म ली तो वो वापस उसी जनसंख्या में आकर मिल जाती है, तब हम इसको बोलते हैं रीमाइग्रेशन। तो इस प्रकार से आपने समष्टि परिक्षेपण को समझा होगा कि जीवों का समष्टि से बाहर निकलना और उसके अंदर प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, समष्टि परिक्षेपण या पॉपुलेशन डिस्पर्शन कहलाता है। हम बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं समष्टि उच्चावचन की या पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन की। देखिए, जब कोई पॉपुलेशन एक क्लाइमेक्स स्टेज में पहुंच जाता है, चरम अवस्था में पहुंच जाता है, साम्यावस्था में पहुंच जाता है, तब ऐसी अवस्था में साम्यावस्था की संख्या में या कमी या अधिकता होने की संभावना बनी रहती है, और इसी को हम समष्टि उच्चावचन या पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन कहते हैं। कि साम्यावस्था में पहुंची कोई जनसंख्या पर्यावरणीय परिस्थितियों से वो संघर्ष करती है। अब जब पर्यावरणीय परिस्थिति संघर्ष करती, पर्यावरणीय कारकों के साथ संघर्ष करती है, ये हो सकता है कि वो जनसंख्या में कमी हो जाए या फिर बढ़ जाए, तब हम इसी को पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन कहते हैं। कमी या अधिकता होना पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर वो निर्भर करता है। चलिए अब हम बात करते हैं 10वें लक्षण पर, और उसको वो है समष्टि संरचना, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। देखिए, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से तात्पर्य है कि किसी समष्टि के अंदर जीवों का वितरण किस प्रकार से होता है। एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में जीव कहाँ पाए जाते हैं। मान के चलिए कि हमने देखा कि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या जीव समान रूप से वितरित है या असमान रूप से वितरित है या कहीं पर पुंज बना रहे हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को हम समष्टि संरचना कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समष्टि संरचना से तात्पर्य समष्टि के अंदर जीवों के वितरण से है। किसी समष्टि में जीवों के वितरण को परिक्षेपण कहते हैं, और किसी समष्टि में जीवों का वितरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से हो सकता है। पहला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या समान वितरण, समान वितरण से तात्पर्य यह है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जनसंख्या का समान रूप से वितरित होना, एक समान वितरित होना। दूसरा है अनियमित वितरण, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से तात्पर्य यह है कि ना तो जनसंख्या समान रूप से वितरित है और ना ही पुंज के रूप में, कभी किसी अवस्था में कभी किसी अवस्था में ये उपस्थित होती है। जबकि पुंज वितरण से तात्पर्य, क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन से तात्पर्य क्या है कि जनसंख्या का ऐसा वितरण जिसमें जनसंख्या समूह में पाई जाती है।
कैसे पाई जा रही है? समूह में पाई जा रही है। इसे देख सकते हैं आप, इसे देख सकते हैं। ये किस रूप में है? पुंज के रूप में, समूह के रूप में। इस कारण से इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन या पुंज वितरण कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने आज के इस वीडियो में पॉपुलेशन को समझा है, जनसंख्या को समझा है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद किया होगा। यदि किसी भी प्रकार से आपको असुविधा होती है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर दीजिए और उसको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।